बिल्डर ग्रुप के मुख्यमंत्री से पत्रकारों की शिकायत के बाद हरकत में आया जिला प्रशासन। बिल्डरों की मनमानी को लेकर आज जिला प्रशासन ने निवेशकों और बिल्डरों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में जिला उपायुक्त द्वारा निवेशकों की समस्या सुनने के बाद जिला उपायुक्त ने बिल्डरों को निवेशकों के हित में समाधान के लिए 1 महीने का समय दे दिया है। बता दें कि फरीदाबाद में निवेशकों से पैसा लेकर मनमानी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। बावजूद इसके बिल्डर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे और निवेशकों को अपने फ्लैट पर कब्जा लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। क्या विवाद क्या है, इसलिए बुलाया गया है? एक्चुअली हमने पीयूष बिल्डवेल में फ्लैट लिए थे, पीयूष बिल्डवेल इंडिया लिमिटेड में, कि 2006 में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट। अभी तक हमें पोजीशन नहीं मिला है। साथ में हमारे से बहुत सारे एक्स्ट्रा 10 लाख के आसपास की एक्सटॉर्शन की जा रही है पैसे की। उससे रिलेटेड हमने कंप्लेंट की थी डीसी साहब को, डीटीपी साहब और एसडीएम साहब को। तो जो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, ये उस कमेटी के तहत जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और आज इन्होंने बिल्डर को तलब किया और हमें भी साथ में बुलाया। आपसे डिमांड की गई पैसे की, आप इसे एक्सटॉर्शन का नाम दे रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, हमें डिमांड कर चुके हैं ना, हमारे फ्लैट रेडी हैं, 1.5 साल हो गया, लेकिन जितने का हमने फ्लैट खरीदा था उससे 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें फ्लैट नहीं दिया जा रहा है। किस चीज के लिए 10 लाख रुपए ज्यादा? अपनी मनमर्जी से उन्होंने बढ़ा दिए हर चीज के लिए। जैसे ईडीसी के नाम पे हमारे से बहुत ज्यादा पैसे ले लिए, जब गवर्नमेंट को कम देने थे हमारे से 80-80 हजार रुपए फालतू ले लिए। सुपर एरिया बढ़ा दिया, हम कह रहे हैं जस्टिफिकेशन दीजिए, वो जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं हमें और कह रहे हैं जी हमने कह दिया बढ़ गया तो बढ़ गया। तो उसके लिए 2-2.5 लाख रुपए ऐसे करके हर चीज। इससे पहले कहाँ शिकायतें कर चुके हैं, कितने टाइम से धक्के खा रहे हैं? लग रहा है सुनवाई होगी? हमने ये स्टार्ट किया था 2012 से, जब बिल्डर ने हमारे साथ बेईमानी शुरू की थी, क्योंकि उसका लाइसेंस पे एक्सपायर हो गया था और उसने एक्सपायरी लाइसेंस के साथ ही वो हम लोगों से पैसे लेते रहे। तो उसके बाद हमने कार्रवाई शुरू की थी। तो इनकी FIR करवाई थी हमने 2 पहले यहाँ पे, जिसकी वजह से ये 40 दिन के लिए अरेस्ट हुए थे और जेल में भी रहे थे। किन सेक्शंस के तहत? 420, 406, 506, 34 और 467। ये जनवरी 2013 में हुई थी और 29 जनवरी 2013 को अरेस्ट हुए थे और मार्च में इनको जो है हाईकोर्ट से कंडीशन ऑफ बेल मिली थी। आरोप क्या था उसमें? यही है धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और इस तरह के पूरे चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं। गिरफ्तारी हो गई, FIR हो गई, आपकी परेशानी सुलझी या नहीं सुलझी? नहीं, अभी नहीं सुलझी है। वो बिल्डर थोड़ा सा उनको ईगो है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पैसे पे बल पे पॉलिटिक्स के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको जहाँ जाना है जाइए और जो करना है करिए। जमानत उनको मिली थी कि आप प्रोजेक्ट को 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। उन्होंने ये लिख के दिया था हाईकोर्ट में, जबकि वो भी नहीं किया। तो अभी ये बेल पे हैं वहाँ से और इनका ट्रायल चल रहा है दोनों केसेस में। किस लिए बुलाया गया है? आज जो CM साहब ने जो एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी जो है वो कंज्यूमर और बिल्डर्स के बीच में बात करके उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। अगर नहीं हुई रिजॉल्व तो फिर एक्शन लिया जाएगा डिफाल्टर के अगेंस्ट। हम लोगों ने 2009 में BPTP में पार्क लाइट फ्लोर्स के नाम से फ्लैट्स बुक किए थे, जो कि 5000 फ्लैट्स की सोसाइटी है। उसके बाद 2009 के बाद बिल्डर ने 2012 तक इसको देने का वादा किया था, लेकिन 2012 के बाद भी अभी तक बिल्डर ने इसका हमें कोई प्रोसेस नहीं दिया है। और कुछ एक लोगों को जिनको दे भी रहे हैं तो उनको ये कॉस्ट एक्सलेशन वगैरह चार्ज लगा के दे रहे हैं, जबकि हमने इनको 2010 में मेल लिखा तो उन्होंने बोला कि 12 में दे देंगे। इसके अलावा इन्होंने कुछ इसमें लीगली हमसे पैसा इलीगली फालतू ले लिया इन्होंने। किस चीज के नाम पे कोई पैसा फालतू लिया गया? इसमें कब तक इनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना था? वादा क्या था इनका? वादा था 2012 तक देने का, लेकिन इन्होंने 2012 के बाद ही इन्होंने उसका बिल्डिंग प्लान पास कराया है और उससे पहले ही हमसे इन्होंने एक्सटेंडेड एरिया का भी पैसा ले लिया है। एरिया जो पहले था और जो अप्रूव्ड प्लान में था उसमें डिफरेंशिएट करके 2012 से पहले इनका प्लान पास नहीं था, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, अभी हमने RTI से वो चीजें भी उसमें रखी है, उसकी हमने कंप्लेंट CP साहब के यहाँ भी डलवाई है। क्या था उसमें, क्या पता चला RTI से? उसमें ये पता चला कि इन्होंने जो बिल्डिंग प्लान ही 2013 में अप्रूव कराया वो, जबकि हमसे इसमें एक्सटेंडेड इसके पैसे एरिया के पैसे हमसे ले चुके थे। 2010 में आपका प्लॉट जो है वो 2010 में इन्होंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट कर लिया था हमसे, BB आपका साइन हो गया और 2013 में इन्होंने, हाँ जी, 2012 और 2012 एंड तक इन्होंने हमसे कम से कम 85% पैसा ले लिया है और तब तक बिल्डिंग प्लान पास नहीं था। हाँ जी। अब आज क्या हुआ है? आज यहाँ पे
अलॉटी ग्रेवेंस कमेटी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें कि डीसी साहब और यहाँ फरीदाबाद की अथॉरिटीज, डीटीपी से और बिल्डर्स और हमारे रिप्रेजेंटेटिव अंदर बैठे हुए हैं। उम्मीद है कि मामला सुलझेगा? हम अथॉरिटी से उम्मीद कर सकते हैं, बाकी फैसला तो अथॉरिटी से नहीं लेना है। हम तो सरकार के पास ही जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे? अगर सरकार इस चीज को ध्यान से दे, और ये प्रॉब्लम खाली हमारी ही नहीं, एनसीआर के लगभग सभी बायर्स की है। सरकार को काफी लंबे पीरियड से कर रहे हैं, सुनवाई आपकी हुई नहीं। आज विश्वास है अथॉरिटी पे कि आपकी सुनवाई होगी? सर, मेहनत करना हमारा फर्ज है, और ये मेहनत से ये असर जाएगा कि अभी तक जो भी रियल एस्टेट में कमियां हैं, उन चीजों को देखकर सरकार ये बिल पास करे जल्द से जल्द, ताकि हम जैसे लाखों बायर्स को फायदा मिले। जी, शिकायत क्या है? सर, मैं पीयूष हाइट में 2006 अप्रैल में पैसे दिए थे इनको। उसके बाद मुझे मकान नहीं दिया गया। इन्होंने कहा था मैं 36 महीने के बाद मैं दे दूंगा। 2009 में हमें देना था, 2000 में नहीं दिया, 2009 में। फिर उसके बाद मैंने फिर कहा आप कब मुझे दोगे? कहना 6 महीने की एक्सटेंशन हम ले सकते हैं, मैं आपको फिर दे दूंगा। फिर उसके बाद करते करते अभी तक कोई भी मकान देने का नाम नहीं। जब भी जाओ हमारे से पैसा और मांगते हैं और मांगते हैं, जबकि मैं अपनी सारी उम्र की कमाई, मेरे हस्बैंड 1990 में गए थे, उनके सारे पैसे एसपीएस या ग्रेजुएटी पेंशन जो भी थी उनका मैं सारा पैसे इस मकान में लगाया। उसके बाद मेरी बेटी कैंसर की पेशेंट हुई, वो 6 साल से कोमा में है, उसको कोई होश नहीं है। टॉयलेट बाथरूम बिस्तर पे करती है, नहलाती धुलाती, उसका पूरा एक हिस्सा नहीं चलता। पानी पिलाना खिलाना मैं करती हूँ खुद, जबकि मेरे हस्बैंड नहीं कौन करेगा। मकान के लिए जब मांगो, इन्होंने 10-10, 11-11 लाख की डिमांड मांग ली। बताओ मैं कहाँ दूंगी? मैं 8,000 की किसी के पास प्राइवेट नौकरी करती हूँ, जबकि मैं 2013 को रिटायर हो गई थी। उस वक्त मेरी नौकरी नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटी का इलाज कराऊंगी? इस कारण मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, दे दो। अब मीठी टॉफियां आज दे देंगे, कल दे देंगे, आज हो जाएगा। कभी 42,000 मीटर के, कभी 19,000 गैस कनेक्शन के, कभी तुम्हारा सुपर एरिया फालतू कर दिया, ये कर दिया, वाईफाई कर दिया। एक बुढ़िया को वाईफाई की क्या जरूरत है? जिसको कंप्यूटर नहीं चलाना आता हो, फोन न चलाना आता हो, सर्वर न चलाना आता, वो क्या वाईफाई यूज करेगी? आपने ये प्लॉट जो है कब बुक कराया था और कब के लिए कहा था आपसे ये पैसा दे देंगे? 2009 में दे देंगे, 6 में बुक कराया था। हाँ, अभी तक मैं एक टूटे फूटे बिजली बोर्ड के मकान में रहती हूँ। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पे 8,000 की उनके पास नौकरी करती हूँ, 8,000 की नौकरी करने वालों पीएन का भी काम करवाते हैं, ये फाइल दे दो, ये कर दो, ये काम कर दो, ये कर दो। कभी कभी तो मुझे उन लोगों की चाय भी बनानी पड़ जाती है। कितना पैसा अब तक जमा किया? मैंने सारे पैसे दे दिए, सिर्फ 1,27,000 लास्ट किस्त देनी थी मैंने बस। 2009 में जिसका सारा पैसा, हाँ, 2015 तक आपको नहीं मिला? नहीं मिला। अब तक कहाँ बहुत सारे धक्के खाए। हम कमिश्नर पास गई, ज्वाइंट कमिश्नर पास गई, मैंने प्रधानमंत्री को लेटर डाले, मैंने भी सब जगह पे मैंने लेटर डाले। जब यहाँ पे अनुजी हैं, डीएसपी 5वें फ्लोर में रहते हैं, वो मेरे घर पे आए, लीडर कितने आए, सब लोग मेरे घर पे आते हैं, देखते हैं मेरी बेटी बीमार है, कोमा में है, तो भी आज दे देंगे, कल दे देंगे, बस ऐसा करके टाल जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? पीयूष हाइट। पीयूष हाइट। जब मैंने यही बोला नया पीयूष हाइट का है, और मैक्स मैंने ले सकती थी, बीपीटी ले सकती थी, मैं कह नहीं, नया प्रोजेक्ट है, नहीं, अच्छे लोग हैं, अच्छी कंपनी है, अच्छा काम करेंगे। बट मुझे ये पता नहीं था इतने लोग नीच भी हो सकते हैं, सिर्फ पैसे को देखते हैं। टैची भर के चंडीगढ़ दे दी, टैची भर के वहां दे दी, कोई जमीन के पैसे इनके पास पूरे लोगों को नहीं दिए, कोई इनके पास लाइसेंस नहीं था उस टाइम। कितने सालों से हम लड़ रहे हैं। अब मेरी बेटी घर है, उसने शायद पोटी भी करी होगी, और मैं उसका कुछ काम भी नहीं कर पाई, मैं यहाँ कोर्ट में धक्के खा रही हूँ। आज आपको बुलाया, उम्मीद है कुछ? पर शायद अभी मीठी टॉफी खाते आ रहे हैं, चॉकलेट जैसे बच्चों को चुप कराते हैं, ऐसे ये भी हमें चुप करा रहे हैं। बस मुझे उम्मीद नहीं है हमें कभी चांस मकान का मिलेगा। उल्टा मैं क्या, मेरी बेटी बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है, कहते नहीं है पैसे, मकान में तो बेटी का इलाज करवा लो। ये मैं पीयूष हाइट के पास कभी गई थी आज से 3 साल पहले, जब मेरी बेटी बत्रा में रेडिएशन और कीमो हो रही थी। डॉक्टर ने मुझे 2 महीने का टाइम दिया, 2 महीने तुम्हारे पास है, बेटी को कभी भी कुछ हो सकता है। आज बेटी कोमा से बाहर आई है, आज मुझे उम्मीद हुई मेरी बेटी ठीक हो सकती है। डॉक्टर होते हुए भी बेटी मेरी डॉक्टर थी। आपकी परेशानियों को देखने के बाद भी लगातार धक्के खुलवा रहे हैं? हाँ, आज मुझे कह रहे हैं तुम मेरे ऑफिस में आओ, हम बात करते हैं। कितने लोग हैं? सर यहाँ 1500 लोग हैं, 350 का हमने केस कर चुके हैं, 350-400 का केस चल रहा है हमारा, सबका एक ही मतलब इकट्ठा करा हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं है हम कभी उस मकान में रह पाएंगे। मैं अपनी कमाई, रिटायर होने की अपने हस्बैंड की कमाई, अपने ससुराल में 2-4 लाख रुपए मिले होंगे, वो उनके सारे पैसे। नहीं रहेंगे आप? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है। किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, कब पोजीशन मिलना था? एस्पायर ग्रुप, हेलमिंटन हाइट, सेक्टर 37, फरीदाबाद।
मैंने 2007 में ये फ्लैट बुक किया, 1758 बताया गया। जब मेरे से बायर एग्रीमेंट किया तो ये 1800 हो गया। उसके बाद 1800 की मैंने पूरी पेमेंट कर दी, 1800 स्क्वायर फीट की पूरी पेमेंट कर दी। पूरी पेमेंट करने के बाद जब मैं पोजीशन लेने गया तो उन्होंने कहा आप ऑफिस जाइए, एनओसी लेके आइए। एनओसी लेने गया तो कहा कि 90 फुट और बढ़ गया, 90 फुट के 4 लाख रुपए और दीजिएगा। मैंने कहा जी इसका कोई मेरे को प्रूफ दीजिएगा, आपका 90 फुट कैसे बढ़ गया? बोले कोई प्रूफ नहीं है, पैसे दीजिएगा जब अंदर जाने देंगे। तो अब मैंने कहा मैं इस तरह से तो मैं पैसे नहीं दूंगा। मैंने इनकी शिकायत हर जगह की, डीसीपी साहब के पास गया, डीसीपी साहब ने मेरी बात सुनी, उनके द्वारा 420 का इन पर मुकदमा दर्ज हुआ। एसएचओ साहब के पास, हाँ मामला दर्ज कर ये 5/2014 में। उसके बाद में एसएचओ साहब ने बिल्कुल हेल्प नहीं की, उनको पूरा समय दिया इनका भगने का, और वो आखिर में भगकर हाईकोर्ट पहुंच गए। और उन्होंने बार बार उनको मौका दिया है, कभी एडीजे रिपोर्ट मांगते हैं, कभी किसी से रिपोर्ट मांगते हैं। एसएचओ ने 2014 से अब तक मैं भग रहा हूं। अब वो हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट में 17/5 को फाइनल जो है हियरिंग है, बहस की तारीख है। अब वहां मेरे को जाना है। गिरफ्तारी हुई इस मामले में? हाँ, गिरफ्तारी कोई नहीं हुई, उनको मौका दिया, पूरा पैसा एसएचओ ने खाया है। मैं सीपी के साहब से मिला हूं, सबसे मिला हूं, लेकिन किसी कब मिलना था आपको पोजीशन? किनसे पोजीशन मिला मेरे को 11 में, 2011 में मिलना था। मेरे फ्लैट की पोजीशन आज ऐसी है, उसमें ना खिड़की है, ना उसमें दरवाजा है, ना उसमें फ्लोरिंग है, ना उसमें एसी है, जबकि फुल फ्रेश बहुत बढ़िया जो है वो कंडीशन के मेरे को फ्लैट उन्हें देने थे। लेकिन आज तक उसकी पोजीशन ऐसी है कि आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई झोपड़ी की पोजीशन है। आज बुलाया गया है? आज बुलाया गया है, लेकिन मीटिंग किस चीज की है? मीटिंग तो ये जो फ्लैट धारक हैं इनकी जो परेशानियां हैं उनके बारे में है। मैं डीसीपी साहब इनसे मिला था, एसटीपी साहब के दफ्तर गया था अपनी शिकायत लेके, तो वहां मुझे मालूम पड़ा कि इस तरह से फ्लैट होल्डरों की मीटिंग यहाँ है 10 तारीख को। तो मैं आज उसके निमित्त यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ मालूम पड़ रहा है कि सुनवाई तो अब देखो क्या होने वाला है। जो कि मेरे किसी साथी की भी सुन ली जाएगी तो मैं मानूंगा कि मेरी सुन ली गई। पुरम है जो भी राज्य सरकार ने जो जितने भी ये फ्लैट ओनर्स हैं और जो प्लॉट होल्डर्स हैं, इनकी बहुत शिकायतें इन दिनों में आ रही हैं। तो उनकी शिकायतों को रिड्रेस करने के लिए सरकार ने डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में हर जिले में कमेटी बनाई है, और उसमें कमेटी का हमारा मैंडेट है कि इनकी जो भी ग्रीवेंसेज हैं, जो भी इनकी समस्याएं हैं बिल्डर से, तो उनको जो भी कानून तरीके से उसका समाधान किया जाए। तो इस पे हमने कार्रवाई काफी पहले शुरू कर दी थी। हमने अखबार में भी प्रेस नोट भी जारी किया था, और उसके फलस्वरूप कई शिकायतें हमें मिली थी। तो उन शिकायतों के लिए आज पर्सनल हियरिंग के लिए जो शिकायतकर्ता थे और जो बिल्डर थे, दोनों को आमने सामने आज हमने बिठाया था। तो लगभग 13 के आसपास इसमें हमने शिकायतें रखी थी, और प्रयास यही है इस फोरम के माध्यम से कि जो भी कानून सम्मत जो है इसका समाधान जो है, जो भी शिकायतें हैं उसका हो जाए समय पर। फोरम का नाम क्या है और किन बिल्डर्स को बुलाया? ये डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी है फॉर प्लॉट होल्डर्स और फॉर कॉलोनाइजर्स और जो भी फ्लैट ओनर्स हैं। और इसमें आज तो 2 जो है, एक तो बीपीटीपी की शिकायतें थी करीब 8-9 के आसपास, और 4 के आसपास ये पीयूष कंस्ट्रक्शन ग्रुप है, उनकी शिकायतें थी। आगे भी ये समय समय पर मीटिंग होती रहेगी, और अभी तो मैंने वो शिकायतें ली, हमने टेकअप करी जो कॉमन शिकायतें, जो बड़ी शिकायतें हैं। फिर ग्रेजुअली हम इंडिविजुअली शिकायत भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है निपटारा लोगों का हम करा दें। ना समझ में तो ये आया कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और जेन्युइन है शिकायतें भी, और मेरा मानना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो सामने बिठा के भी छोटी मोटी चीजें, तो मेरा मानना है 50-60% तो हमारा टारगेट रहेगा कि शिकायतें जरूर जो है आमने सामने बिठा के दूर करते हैं। बाकी कुछ चीजें जो है कानूनी पेचीदगियां हैं, कुछ अदालत में विचाराधीन है, तो उनपे हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो अदालत से फैसला होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आमने सामने बैठ के हो सकती हैं, वो जरूर प्रयास रहेगा कि उनको दूर किया जाए। क्या ये इंडिकेशन दे दिया गया है जिसको कि सरकार के जो कानून है, नियमों के तहत उन्हें काम करना? हाँ बिल्कुल, ये मैंने बिल्कुल क्लियर मैसेज इनको दिया है कि भाई जो अधिकार हैं, जो एग्रीमेंट है जो आपने साइन किया है, चाहे बिल्डर हो चाहे वो फ्लैट ओनर हो, तो उस समय सीमा को, उस जो भी उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है उसको, उसका सम्मान उनको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज वो एग्रीमेंट कर ले, पैसा सारा ले लें लोगों से और उसके बाद जो है बना कर ना दें, या समय पर डिलीवरी ना दें, या कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पुअर हो या मेंटेन ना करें। वो सब चीजें जो हमारे अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में है या जो भी एग्रीमेंट में है, फ्लैट बायर एग्रीमेंट में है, उसकी पालना जो है दोनों पक्षों को करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल क्लियर सबको बता दिया गया है। हाँ, समय सीमा भी दी है। तो ज्यादातर चीजों में, केसेस में मैंने 1 महीने का समय दिया है। कुछ ऐसी चीजें जिसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता है तो मैंने आगे ऑफिसर नियुक्त कर दिए हैं
जो विद इन 1 मंथ जो है इनकी डिटेल में जाके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, फिर अगले महीने उनका फैसला करेंगे। हाँ, मतलब हमारी कोशिश रहेगी दोनों पक्षों पे, एक तो बायर भी परेशान ना हो, दूसरा कोई ऐसी अनड्यू चीज, कई बार ऐसा भी है बिल्डर्स के भी डेवलपर्स के भी कंसर्न होते हैं, तो उनको भी एड्रेस किया जाएगा। बेसिकली कानून सम्मत हम चलेंगे। जिले में डेंगू व मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते डेंगू के 23 और मलेरिया के 27 मरीजों की पुष्टि अब तक हो चुकी है, जबकि स्वास्थ्य विभाग पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू व मलेरिया के मरीजों की संख्या में कमी होने का दम भर रहा है। मेवात में मलेरिया से हो रही मौतों और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू और मलेरिया के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया है और इसके इलाज में रोकथाम में जुट गया है। डेंगू के अभी तक फरीदाबाद जिले में 23 मामले आए हैं और मलेरिया के 27 मामले हैं। जी, इससे पहले की बात करें तो किस तरह का रिकॉर्ड रहा था इन दिनों, पिछले साल की बात करें? पिछले साल टोटल 134 मामले मलेरिया के हुए थे और डेंगू के 46 मामले हुए थे और मलेरिया के तो इस टाइम तक करीब 100 को क्रॉस कर चुका था आंकड़ा, पिछले साल की जहाँ तक बात करें। और डेंगू के केसेज अगस्त के एंड तक करीब 30 के करीब हो चुके थे। जब कुछ दिन पहले बहुत ही कम मामले देखे जा रहे थे, लगा एकदम से मामले प्रकाश में आए, इसका क्या कारण मानते हैं आप? ये तो जो बारिश अगस्त में काफी तेज हुई थी तो उससे हो सकता है। अभी जो हाल में जो मामले आए, अभी कुछ दिन पहले जब आपसे बात हुई थी तो 9-10 मामले समथिंग आपने बताए थे और अभी फिलहाल आप 23 और 27 मामले बता रहे हैं, तो ये लगातार एक साथ बढ़े हैं मामले? नहीं, ये तो अगस्त सितंबर का तो महीना होता है, इसमें तो एकदम होता है कई बार ऐसा। तो वैसे स्थिति कंट्रोल में है और ऐसी कोई घबराने की बात नहीं, हमारे पास सब प्रबंध है। बीके हॉस्पिटल में 8 बेडेड वार्ड है अलग से डेंगू का। हमारे पास जो आईडीएसपी लैब है जहाँ टेस्टिंग की पूरी सुविधा है और प्लेटिलेट्स की जो है भी सुविधा है, सेपरेटर प्लेटिलेट्स जो जिसे अलग करते हैं वो भी है। और यहाँ पे प्लेटिलेट्स फ्री हम देते हैं हमारे, अगर यहाँ पे कोई एडमिट होता है इस टाइप का। बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमारी करीब 40 टीमें लगी हुई हैं पूरे शहर में और वो हाउस टू हाउस जाके जो न जो लोगों को जो पानी जहाँ पे कलेक्शन है, जहाँ कूलरों में टायरों में, उनको साफ करने की हिदायतें देते हैं और टेमीफोस की दवाई डालते हैं अगर कोई बड़ी कलेक्शन हो, जैसे पॉन्ड्स वगैरह है। और स्प्रे का काम चल रहा है कुराली ब्लॉक के अंदर, वहाँ पे 1 राउंड स्प्रे का पूरा हो चुका है मलेरिया को रोकने के लिए, यहाँ तक जो छाए साहब लोग है उसके अंदर। जी, तो अभी कब तक ये प्रकोप इनका जारी रहेगा मलेरिया? आई होप जो न जल्दी ये खत्म हो जाए, क्योंकि हम लगे हुए हैं पूरे जोर शोर से। और जनता से मेरी गुजारिश है कि पैनिक ही ना हो, पूरा प्रबंध है यहाँ पे, घबराएं नहीं। और ठीक है, कोई ऐसी कोई परेशानी की बात। मलेरिया की सीजन की बात करें तो अभी कितना और है आगे आने वाले समय में, कब तक की बात? ये करीब महीना और थोड़ा रहेगा, उसके बाद टेम्परेचर डाउन आएगा तो ये इसका वायरस अपने आप खत्म हो जाता है। तो कुछ अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे अपने शहरवासियों को? बस घबराएं नहीं, अगर कोई बुखार का केस हो तो हमारे से कन्फर्म करवाएं और हमारे पास पूरी सुविधाएं हैं कि कोई पैनिक ही होने की जरूरत नहीं है। स्थानीय पल्ला क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब हरकेश नगर के टीटू कॉलोनी में किराए के लिए कमरा देखने के बहाने घर में घुस के एक युवक ने महिला के सिर पर हथौड़े से कई वार किए। युवक ने महिला को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या हुआ था? एक आदमी आया था घर में किराया मांगने के लिए। मेरे घर में ताला बंद था। ताला खोल करके उसको अंदर बुलाया, अंदर नहीं बुला रही थी। पूछा कहाँ के हो तो बताया घर बनाना है हमको। और कहाँ सब कुछ पूछा उससे। बिहार के मुजफ्फरपुर का बता रहा था अपने आप को। एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता है। उसके बाद मेरे घर में घुस गए। मेरे हस्बैंड का तो किसी का मैसेज आया, जैसे मोबाइल उठाया मैसेज के लिए, वो पीछे से आके हथौड़ा मार दिया सर पे और मोबाइल लेके भाग गया। मोबाइल लेके भाग गया? हाँ, मेरा मोबाइल लेके भाग गया। तो क्या नाम बताया था उसने? महेश। कहाँ से बताया था? मुजफ्फरपुर बिहार। कितने बजे की बात है? 12 बजे। बस मैं और मेरा बेटा था, मेरा बाबू सोया हुआ था। किराएदार आपने क्या घर के बाहर टॉयलेट पे वो लगा रखा था? नहीं, कोई नहीं लगाया था। बस बोला कि बगल में प्लॉट खाली है मेरा, उसमें घर बनाना है। इसी के लिए देखे कि आपके घर में मकान रूम खाली सा लग रहा था। इस वजह से आपके ऊपर जो हमला किया? पता नहीं, मेरी कोई रंजिश नहीं, किसी से कुछ भी नहीं है। अभी नया नया घर है हमारा भी वहाँ पे। कितना टाइम हो गया? 3-4 महीना। 3-4 महीने। सट्टा भी आ दिल्ली से रहता था? हाँ। अभी आपने पुलिस को कंप्लेंट करी? हाँ, पुलिस कंप्लेन हो गया। नहीं हुआ अभी। पहले सड़ाए गए थे, वहाँ नहीं किया वो। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग को बीके भेज दिया। मेडिकल करने के लिए? हाँ, मेडिकल पहले करने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह। मुकेश जी, आपको क्या मामला है? आपकी वाइफ को जो बड़ा मामला है? मैं तो अपने काम पे था, मैं मालवीय नगर में काम कर रहा था। वहाँ से अचानक फ़ोन आया कि आपकी वाइफ के ऊपर हमला हुआ है। उसके बाद मैं वहाँ से सीधे भाग के यहाँ पे मेरे जो दोस्त थे, पड़ोसी थे, उन लोगों ने इनको यहाँ पहुँचाया। पहले इनको पुलिस स्टेशन ले जाके FIR लिखाने की कोशिश की गई, तो पुलिस वालों ने कि पहले आप मेडिकल कराओ, इसके बाद हम कोई FIR इसका लिखेंगे। मेडिकल करा लिया, जा रहे हैं, देखते हैं पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। क्या है कोई रंजिश के तहत आपका घर में हमला किया गया? भाई, रंजिश तो मैंने आज तक किसी से नहीं करी है। 2 बातें सुन के हट जाना बेहतर समझता हूँ, लेकिन रंजिश किसी से मेरी अभी तक तो कोई नहीं है। अब ये क्या है, अब लूट का मामला है या क्या है, वो किस व्यू से आया था, अब ये तो अब पुलिस सपोर्ट से पता चलेगा। पुलिस हमें कितना सपोर्ट करती है, अगला पकड़ा जाए। कारण कि जैसे ये बता रही है कि हथौड़ा मारने के बाद वो पूरे घर की तलाशी लिया है। जैसे दरवाज़ा खोल के नीचे 2 कमरे हैं, किचन है, तो वो दोनों कमरे खोल के इसमें क्या रखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें। हो सकता है कि लूट के इरादे से उन्होंने किया? कुछ कह नहीं सकते शायद। अकेला व्यक्ति? हाँ, इस तरह से बता रहे कि साथ वाला प्लॉट है कोई जो? हाँ, जैसा वो हाँ वो साथ वाले प्लॉट में घर बनाने की बात कह रहा था कि आसपास में मेरा प्लॉट है, वहाँ पे मैं घर बनाऊँगा। तो ये बात कहते कहते घर में आ गए और हमला कर दिया उसी टाइम? दरवाज़ा खुला था, दरवाज़ा शायद ताला बंद था दरवाजे में। तो उसने कमरा देखने की बात कही। ऊपर मेरे 2 कमरे हैं, तो एक कमरे में किराएदार रहते हैं, दूसरा कमरा खाली है। तो कि मुझे कमरा देखना, मुझे किराए पे चाहिए, बगल वाले प्लॉट में मैं भी घर बनाऊंगा। आस पड़ोस में ही कहीं, बगल का मतलब बिल्कुल मेरे जस्ट अगल बगल में नहीं। घर बनाना है मुझे, इसलिए मुझे एक कमरा चाहिए। मेरी वाइफ भी आ रही है, हम लोग रहेंगे। मुझे एक कमरा चाहिए किराए पे, आप कमरा दिखा दीजिए। दरवाज़ा खोल दिया और इसके बाद ये मुझे फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन लेने गई कि मैं फ़ोन कर दूँ हस्बैंड को कि किराए के लिए कोई आया है, क्या किराया होगा, कैसे होगा। इस बीच में उसने हमला किया। करीब 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा चौड़ा घाव, 0.5 से मतलब चौड़ाई 0.5 की है और जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और करीब 7 या 8 टाँके लगे हैं इस पर। फरीदाबाद में मैं पिछले वही 4-5 महीने से रह रहा हूँ। इसके पहले मैं दिल्ली में रहता था, सरिता विहार के पास। तो हाल फिलहाल में मैंने अभी यहाँ पे अपना घर खरीदा है और हाल फिलहाल में शिफ्ट हुआ हूँ 4-5 महीने पहले। कोई विवाद नहीं हो सकता कि लूट के चक्कर में, चोरी के चक्कर में नहीं किया? अब जब तक वो पकड़ा ना जाए तब तक हम क्या कह सकते हैं। तो अब मेडिकल करवाने पुलिस ने अपने से बता दिया? अब पुलिस को वैसे इन्फॉर्म तो हमने कर दिया है। अब मैंने मेडिकल करा लिया, अब जाके इसकी कंप्लेन वगैरह लिखवाएंगे। अब इनका फ़ोन भी वो उठा ले गया, फ़ोन चोरी करके ले गया और फ़ोन लेने के करीब आधे घंटे बाद मैंने उस नंबर पर डायल किया था तो वो फ़ोन ऑन था। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से महिला पीछे से इस तरह की बात
अंजाम दिया जाता है, तो कैसे क्या कार्रवाई है इनके ऊपर? बहुत मतलब जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके वो किया जाना चाहिए। ये एक तो सबसे पहले ये कितनी गंदी मानसिकता की बात है कि एक महिला पे कोई इस तरीके से अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश करे, कारण कि जो घाव है वो बिल्कुल बीचों बीच सर के है और वो मतलब जानलेवा भी हो सकता है। तो ये कितनी गलत बात है, कितनी गंदी बात है कि एक महिला के ऊपर आप हमला करने जा रहे हैं। ये तो मतलब बहुत ही गिरी हुई मानसिकता है। यदि आपको कोई रंजिश है तो वो शायद मुझसे हो सकती है, तो आप मुझसे उस बात का कुछ शेयर कर सकते हो, लेकिन एक महिला और एक साल का बच्चा उस घर में है, आप उस घर में घुस के इस तरीके से हमला करते हो, तो ये तो शायद मैं समझता कि इससे गिरी हुई और इससे गंदी कोई बात बिल्कुल। एक चुनौती देखी जा रही है महिला पुलिस के लिए, खासकर आए दिन महिलाओं पर हमला हो रहे हैं। अभी भी ताज़ा मामला है आज ही का, पल्ला क्षेत्र में एक महिला पर हथौड़े से वार किया गया है। एक किराएदार बन के आया था बंदा और खोलकर जैसे ही उसने मकान अपना खोला हथौड़े से वार किया गया। तो इस तरह की चुनौतियों को किस तरह से आप करेंगे? बिल्कुल, देखिए बहुत भारी चुनौती है जो आपने हमें बताया है। तो ये एक तो सेल्फ डिफेंस की हम लोग कर ही रहे हैं कोशिश, और जो भी ऐसी हमें बताया जा रहा है कि हमें इस जगह पे इस कॉर्नर पे ऐसी चीज़ें मतलब ज़्यादातर हो रही है, और कोई भी महिला अकेली है घर में, उसको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा अगर कोई ऐसा सस्पेक्टेड बंदा आ जाता है, वो वीना जी ने भी यहाँ बताया, हमने भी बताया है। तो ऐसी सेमिनार अगर ऐसी कोशिशें हम करते रहेंगे, मेरे ख्याल से बहुत सी जो भी वारदातें हैं उसमें कमी आनी चाहिए। स्थानीय पुलिस ने शहर में ब्लैक फिल्म के खिलाफ अभियान चलाते हुए दर्जनों गाड़ियों के चालान काटे और मौके पर ही गाड़ियों से ब्लैक फिल्म को हटाया। पुलिस ने इस अभियान के तहत युवा इनेलो के जिलाध्यक्ष और बहुत सी बीजेपी के झंडे लगी गाड़ियों के चालान भी मौके पर ही काटे। सर, अभियान चलाया जा रहा है, क्या अभियान है ये और क्या कार्रवाई हुई है? ये अभियान है जी ब्लैक फिल्म का अभियान है। जो लोग गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म लगा लेते हैं उनके हम चालान कर रहे हैं, उनको उतरवा भी रहे हैं कि कोई आगे वारदात ना हो, और ये सरप्राइज चेकिंग चलती रही है हमारी। इस तरह का अभियान जारी रखेंगे हम ये, और इनको बिल्कुल शहर से साफ करना है हमें ब्लैक फिल्म। सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश थे कि किसी भी तरह की ब्लैक फिल्म किसी गाड़ी पे ना हो, लेकिन देखा ये जा रहा है कि शहर में काफ़ी सारी गाड़ियां हैं जिन पर ब्लैक फिल्म नज़र आती है। जो भी गाड़ी हमें दिखाई देती है तुरंत उसका चालान करते हैं जी ब्लैक फिल्म का, और उसको रुकवा के उसकी फिल्म भी फाड़ते हैं। कितने रुपए का चालान है इसका? 1000 रुपये का चालान। तो क्या लग रहा है कि लोगों में कुछ डर पैदा हो रहा है ब्लैक फिल्म को लेकर? हाँ, काफ़ी तो ये अभियान आज का ही है या आगे भी जारी रहेगा? नहीं, जारी रहेगा सर, ये जारी रहेगा, ये अभियान जारी रहेगा बिल्कुल। इसको ब्लैक फिल्म को शहर से ख़त्म किया जाएगा। गाड़ियों पर काली फिल्म को लेकर अभियान चलाया गया है, किस तरह से इस अभियान को चलाया जा रहा है? एक्चुअली इस तरह के अभियान से ज़्यादा लोगों को अपनी मानसिकता और सोच बदलनी चाहिए। आज ब्लैक फिल्म में कोई भाई बहन अगर जा रहे हैं और उनकी गाड़ी चेक होती है तो बहन खुद शर्मिंदा होगी कि मैं ब्लैक फिल्म की कार में बैठी। तो इस तरह का खुद लोगों को मानसिकता और सोच बदल के ये अभियान में शामिल होना चाहिए, और पुलिस जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, सुरक्षित लोगों को रखने के लिए कर रही है। हम लोग सिर्फ ब्लैक फिल्म उतार रहे हैं, चालान काट रहे हैं, चाहे वो किसी की भी गाड़ी है। आरएसओ की टीम भी साथ पुलिस के लगी हुई है, ये अभियान किस तरह से आगे जारी रहेगा? ये अभियान हमेशा चलता रहेगा। रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी NGO है, ये हमेशा पुलिस के साथ ड्रंक एंड ड्राइव में इस तरह के जो भी खतरनाक अभियान हैं उनमें हमेशा साथ रहती है, और ये अभियान हमारा आगे भी चलता रहेगा। हमारा प्रयास होगा कोई भी ब्लैक फिल्म लगा के गाड़ियाँ ना निकले। सेक्टर 2 से सटी त्रिखा कॉलोनी के एक मकान में दिन दिहाड़े 4 नकाबपोश लुटेरों ने घर में महिला और बच्चों को
बच्चों के सिर पर पिस्तौल तानकर जमकर लूटपाट की। लुटेरे बच्चों को मारने की धमकी देकर करीब 1.5 लाख रुपए का सोना और 5,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। लूट की इस घटना में लुटेरों ने महिलाओं और बच्चों 2 मासूम बच्चों को मकान में ही बंदी बना लिया। लूट की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गहनता से जांच करने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया। वो अंदर आए, उन्होंने एक साइड में कर दिया हमको और एक में रिवॉल्वर तान दिया, उसके मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था। कह रहे थे कि जो कचरा वहाँ निकालो, मैं हमारे में कुछ नहीं है। तो क्या कुछ लूट के ले गए आपसे? फिर उनमें से सोने की चीज़ थी 5-6 तोले और चांदी थी मेरी। तो नकदी भी कुछ गई है? हाँ, पैसे गए थे मेरे 5,000 रुपये। वो सारी चीज़ निकाल ले गए। अब 2-3 थप्पड़ भी मारे थे बच्चों को, हमारे ऊपर रिवॉल्वर रख दिए। एक हमारे ऊपर ही खड़ा था, 3 निकाल रहे थे सामान को। तो आप घर में कौन कौन थे उस समय? हम 2 थे, 2 बच्चे थे हमारे, दोनों थे सारे। हाँ, अभी कुछ देर पहले ये घटना घटी तो ये कंप्लेनेंट ने बताया कि 4 लोग आए थे और डर दिखा के वो यहाँ पे ना 4,000 रुपये नकद और कुछ सोने और चांदी की पाजेब वगैरह ले गए यहाँ से। हम मामला रजिस्टर कर रहे हैं और शुरुआती रूप में हम थोड़े से सुराग लगे हैं, जल्दी हम आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लेंगे। कितने लोग बता रहे थे सर ये, और किस तरीके से लूट किए? 4 लोग बताए इन्होंने, 4 लोग थे और ये 4,000 रुपये नकद। तो गन वगैरह भी थे सर? हाँ, गन वगैरह वेरीफाई कर रहे हैं इसमें। थैंक यू। सेक्टर 2 की RWA के पदाधिकारियों और पुलिस के बीच आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बैठक बुलाई गई, जिसमें पुलिस ने सेक्टर वासियों को जरूरत पड़ने पर उचित मदद देने की बात कही। और अब प्रधान जी किस विषय को लेकर के आज मीटिंग की है RWA ने? आज पुलिस पब्लिक रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए SHO साहब के निवेदन पर या हम सभी नागरिक इकट्ठे हुए और SHO साहब ने आके हमें संबोधित किया और हमें बताया कि भाई आगे पुलिस पब्लिक के वेलफेयर के बारे में क्या करना चाहती है। ये स्वरूप यहाँ इकट्ठे हुए, इसी संबंध में आज SHO साहब का आगमन हुआ और हमने इनके स्वागत में इनको साल उड़ाया और पूरी उम्मीद है हमें कि हमारी पुलिस हमारा पूरा सहयोग करेगी। ये समस्या सुलझाने के लिए नहीं था, ये हमने बेहतर कम्युनिकेशन गैप जो रहता है पुलिस में और पब्लिक में, उसको दूर करने के लिए ये मीटिंग बुलाई थी, ताकि पुलिस में और जनता में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके और पुलिस में भय की बजाय प्यार बने और लोग पुलिस को सम्मान की नज़रों से देखें। इसलिए हमने बेहतर सामंजस्य के लिए और बेहतर सुरक्षा उपायों करने के लिए ये मीटिंग हमने की। स्थानीय AC कॉलोनी जब से बसी है तभी से बुनियादी सुविधाओं के अभाव झेल रही है। BVM खबर 24 आवर्स की टीम ने जब यहां के हालात का जायजा लिया तो AC कॉलोनी के लोगों की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार सामने आई है। सुनिए यहां के निवासियों की प्रतिक्रिया। पानी नहीं है आपके यहाँ? पानी इतनी पब्लिक रहती है, इस कदर रहती है, आपस में लड़ाई है, झगड़े खूब होते हैं, यहाँ पे देखते रहते हैं हम बैठे बैठे। और भूख हमारी होती है पानी के पीछे और टाइम से चलता है पानी तो 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। अब इतनी पब्लिक आ जाती है, किराएदार दुनिया भर के। अब यही एक नल है, दुनिया की पब्लिक इस पे आती है, सारी लड़ाई है, झगड़े खूब होते हैं। तो क्या इसकी शिकायत आपने नहीं करी है? शिकायत किससे करते? कोई है ही नहीं यहाँ पे शिकायत के लिए, कोई झाड़ू वाला नहीं, कोई कचरा उठाने वाला नहीं। ये कचरा सड़ रहा है यहाँ पे, सारा गंदगी है, इस कचरे से बच्चे तक बीमार पड़े हैं सबके। डॉक्टरों की दुकान भरी पड़ी है कचरे से। पानी तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे, पानी की तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। मूर्ति जी, पानी, गंदगी, बिजली, पानी, किस तरह की परेशानी है आपको इसी में? ज्यादा करके पानी की और बिजली की बाकी बहुत ज्यादा परेशानी है। और नाली हमारी इतनी गंदी रहती है, कोई भंगी नहीं आता सफाई करने के लिए, कोई गंदगी नहीं उठाता। पानी का जैसे नाली गंदी खुद ही उठाते हैं, खुद ही साफ करते हैं गर्भजन के गाड़े से। कोई 3 बजे नंबर लगता है पानी का, उसके बाद ही पानी नहीं मिलता। और ऐसी लड़ाई होती है कि टंकी पे कोई कहता है हमारा नंबर है, आज किसी को भी लिया मारने लोग बता जाते हैं। आशा जी, यहाँ पे गंदगी, पानी, किस तरह की परेशानी आपको आती है? ये इतनी परेशानी है यहाँ पे, पानी की धार एकदम से तेल की जैसे धार होती है, ऐसे चूरा पानी। चलो तो पानी की बात, गंदगी का क्या? गंदगी का बहुत बुरा हाल है यहाँ नाले में, दुनिया भर की पन्नी, कूड़ा, कबाड़ा। कोई बच्चा अगर गिर जाए तो उसकी सांस दब जाएगा दलदल में। तो क्या इसकी शिकायत नहीं कर रहे आपने? अरे शिकायत बहुत की, आए दिन सुनती हूँ कि भैया नाला बन रहा है, ये हो रहा है, सुनाई दे रहा है, 90 लाख पास हुआ, कुछ नहीं, ऐसी गंदगी पड़ी है।
परेशानी है जी कि यहाँ स्मेल इतनी ज़्यादा है, किसी का भी जीना दुश्वार है। और इस चीज़ को प्रशासन को कई बार कंप्लेंट यहाँ के लोग कर चुके हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। और वहाँ से ये होता है भाई अब इतने पैसे पास हो गए, इतने हो गए, अब ये नाला बंद बनेगा या टाइल लगेगा, ऐसा कुछ हो नहीं है। और एक बार नहीं कई बार प्रशासन को कंप्लेंट्स ले जाकर कंप्लेंट कर चुके, मैं खुद कंप्लेंट्स कर्मचारी हूँ। किस तरह की परेशानी होती है, जैसे गंदगी से बीमारियाँ, किस तरह की बीमारियाँ? इसमें आए दिन बुखार या किसी को कालरा हो गया, हैजा हो गया, आए दिन सब बीके भागते रहते हैं, ये सब परेशानियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। डॉक्टर साहब, एसी नगर की बात करें तो किस तरह की समस्या है? गंदगी, पानी, बिजली, किस तरह की प्रॉब्लम है, बताइए। माय डियर सर, यहाँ पर परेशानियों का तो अंबार लगा हुआ है। लगभग 11 महीने हो गए बीजेपी सरकार को बने हुए, जिसके दौरान आज तक जो है एसी नगर के अंदर एक भी सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं हुआ। कितनी बार शिकायतें नगर निगम में की गई, उसके बावजूद भी आज तक जो है कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। अगर कभी बाई चांस कोई आया भी है तो उसने इधर उधर नालियों में 2 हाथ मारे और चला गया। ना तो किसी ने आज तक कूड़ा उठाया, ना तो उसके बाद मुड़ के देखा। जहाँ तक और समस्याएं हैं, इससे कई जल जनित बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें डायरिया है, मलेरिया है, डेंगू जैसी भयावह बीमारी जो आज कॉलोनी में फैली हुई है, जिसमें ना तो कोई अधिकारी आज फॉगिंग करवा रहा है। बरसों बीत गए हैं, कांग्रेस की सरकार में 1 आध 2 बार फॉगिंग हुई यहाँ पर, आज तक कोई फॉगिंग नहीं हुई, जिसके कारण मलेरिया है, डेंगू है, हैजा है, ऐसी जो है बीमारियाँ फैली हुई इसी गंदगी की वजह से। आज अगर गंदगी खत्म हो जाए तो बीमारियाँ काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। बिजली पानी की क्या समस्या? बिजली पानी की समस्या ये है कि बिजली की आए दिन कट लग रहे हैं। 2-2, 3-3 घंटे दिन में, 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार रात में कट लगते हैं, दिन में लगते हैं, जिससे जो है बच्चे बीमार हों तो उनके लिए भी दिक्कत हो जाती है कि भाई उनको सबके घर में इन्वर्टर नहीं, सबके घर में बिजली की सुविधा भी नहीं, तो कम से कम जो है बाहर बैठने लायक जगह नहीं। तो इसलिए जो है सरकार को, प्रशासन को ये चाहिए कि कम से कम ना ज़्यादा कुछ हो सके और सुविधाएं नहीं दे सकता है तो कम से कम सफाई की व्यवस्था तो ठीक कराए, ताकि बीमारियां होने से लोग बचें। महिला प्रौद्योगिक संस्थान में महिला आत्मरक्षा के लिए फरीदाबाद पुलिस द्वारा ITI में पढ़ने वाली छात्राओं को आत्म सुरक्षा के गुर सिखाए। इस मौके पर फरीदाबाद की महिला SP ममता खरब और महिला थाने की SHO आशा रानी मौजूद रही। उन्होंने लड़कियों को डेमो के माध्यम से जानकारी दी, साथ ही उन्होंने बस में सवारी करते समय और कॉलेज के समय मनचले लड़कों से निपटने के गुर सिखाए। उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो जो महिला थाना खुला है उसके बारे में हम लड़कों को बताने आएंगे। 1091 जो हमारी हेल्पलाइन है उसके बारे में हमने बताया है, और महिलाओं की सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो उनमें सेल्फ डिफेंस की जो भावना है उसको उत्पन्न करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और सेल्फ डिफेंस की हमने प्रैक्टिकल भी इन लोगों को करके बताया है। मीना जी आई हैं जो गुड़गांव से गैस NGO चलाती हैं, इनके माध्यम से भी हमने बहुत कुछ चीज़ें इनको बताने की कोशिश की है ताकि सशक्त हो सके सारी महिलाएं और उनमें आत्मरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके और अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। किसी से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें उन्हें बताया है कि कहीं भी आपके घर, पड़ोस या आपके खुद के साथ उनके साथ कुछ हो रहा है तो 109 पर वो फ्रीली कॉल करें और तुरंत हमारी महिला पुलिस उन तक पहुँचेगी और उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान होगा। लड़कियों को खासकर किस तरह की परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं सर? ज़्यादातर हमने जितनी भी अभी भी बात की है और भी लड़कियों से बात की, ईव टीजिंग की बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। हम लोग उस पर भी काम करने जा रहे हैं। हम सीरीज में कुछ एक लड़कियाँ छोड़ेंगे जहाँ ऐसी जैसे लड़कियाँ बता रही हैं, जहाँ ऐसी हरकतें हो रही हैं। तो बिल्कुल ईव टीजिंग को सबसे प्रायोरिटी हमारी यही है कि ईव टीजिंग को खासकर बस और ट्रेन जी वो हर जगह किसी भी जगह हो सकती है, बस, ट्रेन या कोई रास्ते में कोई स्कूल कॉलेज जा रही है बच्चों को। ईव टीजिंग से क्या है, देखिए रोज़ उसको उसी रास्ते से आना है, वो अपने कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती अपनी पढ़ाई पे भी और अपनी ज़िंदगी पे भी। देखिए बहुत भारी समस्या है एक लड़की के लिए। क्या आने वाले समय में भी सेल्फ डिफेंस इसी तरह से करता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी वीना जी से मिलके, और हमारी भी खुद की टीम है कि हम सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसे स्कूल कॉलेजेस में इवेंट्स अपने करते रहें और फरीदाबाद में एक चुनौती देखी जा रही है महिला पुलिस के लिए, खासकर आए दिन महिलाओं पर हमला हो रहे हैं। अभी भी ताज़ा मामला है आज ही का, पल्ला क्षेत्र में एक महिला पर हथौड़े से वार किया गया है। एक किराएदार बन के आया था बंदा, खोलकर
जैसे उसने मकान अपना खोला कि हथौड़े से वार किया गया, तो इस तरह की चुनौतियों को किस तरह से आप करेंगे? बिल्कुल, देखिए बहुत भारी चुनौती है जो आपने हमें बताया है। तो ये एक तो सेल्फ डिफेंस की हम लोग कर ही रहे हैं कोशिश, और जो भी ऐसी हमें बताया जा रहा है कि हमें इस जगह पे इस कॉर्नर पे ऐसी चीज़ें मतलब ज़्यादातर हो रही है, और कोई भी महिला अकेली है घर में, उसको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा अगर कोई ऐसा सस्पेक्टेड बंदा आ जाता है। तो मीना जी ने भी यहाँ बताया, हमने भी बताया है। तो ऐसी सेमिनार अगर ऐसी कोशिश हम करते रहेंगे, मेरे ख्याल से बहुत सी जो भी वारदात है उसमें कमी आनी चाहिए। ममता जी, आपके कैंपस में एक सेल्फ डिफेंस का यहाँ पे आयोजन किया गया, क्या क्या आपने सीखा और किस तरीके से आप आत्मरक्षा कर सकती हैं? सर, मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। मैं काफ़ी सारी टेक्निक में यहाँ से सीख के जा रही हूँ, एंड मुझे मतलब यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो मैं यहाँ पर मतलब किसी और जगह जाके हमें कोई प्रॉब्लम हो, हम मतलब कैसे आप सेल्फ डिफेंस हो सकते हैं, कैसे अपनी हम सेफ्टी मतलब खुद कर सकते हैं। लाइक जब लड़की कहीं जाती है तो उसकी सेफ्टी उसके खुद के हाथ में होती है, वो खुद कर सकती है अपनी सेफ्टी। 90-60% गलती मतलब कुछ लड़की ऐसी होती है जो उनकी खुद की गलती होती है, बट जो होती है कि हाँ वो सेल्फ डिफेंस है, वो खुद की सेल्फ कर सकती है, वो खुद की रक्षा कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते सर? भाई घर से निकलते समय और कॉलेज तक पहुँचते समय किस तरह की परेशानी आपको फेस करनी सर? हम घर से तो सही आते हैं, मतलब आई मीन हमें रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो कुछ ITI के बॉयज़ हैं जो कमेंट पास करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। लाइक हम कुछ बोल नहीं सकते उनसे, बिकॉज इसमें हमारी वो है इंसल्ट है। अगर हम कुछ बोलेंगे वो कुछ उल्टा बोलेंगे। इस बारे में कभी आपने कंप्लेंट की? महिला थाना खुला हुआ है पास में आपके? यस सर, बिल्कुल यही हमारे पास में ही, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास में ही पुलिस स्टेशन खुला है, वुमेन पुलिस स्टेशन। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम वहाँ जाकर हम कर सकते हैं, हम अपने वहाँ पर कुछ भी शिकायत कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हम कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। सर, जो मैम ने सारा कुछ बताया है वो हमने सारा कुछ सीखा, जैसे जैसे उन्होंने सारे स्टेप बताए वैसे वैसे हम आगे करेंगे। और कुछ ऑलरेडी हम पे आते थे, बट फिर ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है कि हम पे नहीं हो पाता है, जैसे अब मैम ने बोला। और अक्सर ये हुआ है कि मैम जैसे बोल रही है कि हेल्पलाइन पे वो कांटेक्ट करने के लिए बोला हुआ है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम कांटेक्ट करते हैं और उस पर कांटेक्ट में बोलते हैं, जो भी फ़ोन रिसीव करता है वो बोलते हैं कि पहले आप थाने में आके कंप्लेंट कराओ, फिर कोई एक्शन लेंगे। तो बस यही मांगे कि ऐसा कुछ नहीं हो। अगर हम कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं तो अगर हम कॉल कर रहे हैं तो वो तभी साथ के साथ हमारी सुरक्षा के लिए आएंगे। जी, आपने अभी जो प्रॉब्लम बताई कि पुलिस की तरफ से भी प्रॉब्लम में आपको मिलती है कि वो बोलता है कि महिला थाने में आके आप कंप्लेंट करेंगे, फोन पर कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए आपने अभी जो ACP आई हुई है आप उनको बताया कि इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है? नहीं, अब तभी तो आपसे जी, अभी आपने उनको नहीं बताया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो हमने कुछ नहीं बोला है, इसलिए हम आपके सामने ये बात। तो सेल्फ डिफेंस में हम एक प्रिवेंशन सिखाते हैं कि 96% जो रीज़न है हमें लगता है खुद के क्रिएट किए हुए होते हैं, तो उसके डूज एंड डोंट्स बताते हैं। और बाकी के जो आपके 4% रैंडम के उठा के ले गया तो उसके बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं कि जैसे कि नाइफ पॉइंट पे कोई अटैक हो जाए, गन पॉइंट पे हो जाए, सड़क कैसे चलना है, लेफ्ट पे चलना है, राइट पे चलना है, जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध है, जैसे कि बैग है, बैग को इस्तेमाल कर लो, नखून है, नखून को इस्तेमाल कर लो। तो ऐसे बेसिक छोटी छोटी टिप्स बताई हैं जिससे कि ये, और हेल्पलाइन में अपनी सुरक्षा के लिए तो सबको ये बताया है कि आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि पुलिस को आप तब बुला पाओगे जब उस हालत में होगे, आप सेफ हो जाओगे। हाँ, आप सेफ हो जाओगे। तो पुलिस को बुलाने के लिए उनको पता होना चाहिए कि पुलिस को कब बुलाना है। जब कोई दुर्घटना हो गई तब तो पुलिस को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं। जी, आपने बताया कि 7 साल से आप सुरक्षा सिखा रही हैं, तो क्या आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और क्यों आपको लगा कि आपको महिलाओं को सुरक्षा के? देखिए, एक तो मेरा ये बिजनेस भी है, मैं एक सिक्योरिटी डोमेन में काम करती हूँ और इंटरनेशनली मुझे लेडी बॉडीगार्ड के नाम से लोगों ने टाइटल दे रखा है। मैं सर्टिफाइड मेडिकल इंस्ट्रक्टर हूँ, और उसी के दौरान मुझे लगा कि सोसाइटी को कुछ दिया जाए, तो मैंने सबसे पहले वर्कशॉप ट्रैफिक पुलिस भारतीय रोडोलॉजी के लिए की थी गुड़गांव में 2011 में। उसके बाद से फिर मैंने काफ़ी काम किया गुड़गांव में, और फाइनली फिर हमने इसको एक NGO का रूप दिया जिसमें हमारी 14 वुमेन है, सारी अपने अपने बिजनेस क्षेत्र में माहिर हैं, और अब हम मिल के कंट्रीब्यूट करके सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। बल्लभगढ़ के गांव चंदावली का जब BVM खबर 24 आवर्स की टीम ने जायजा लिया तो वहां के गांववासी बदलाव की हवा में बहने को तैयार दिखे। आइए देखें हमारे संवाददाता संदीप गोयल की एक खास रिपोर्ट।
गांव में पंचायती चुनावों का इस समय माहौल है जो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। हम यहां पर मौजूद हैं चंदावली गांव के इस क्षेत्र में, जहां पर जो चुनाव होने हैं यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे कि जो इनके सरपंच थे उन्होंने यहाँ के लोगों का कितना विकास कराया है और जो गांव का जो विकास हुआ है वो कितना हुआ है, और आने वाले समय में जो अब वो दावेदारी ठोक रहे हैं, दोबारा से तीसरी बार वो चुनाव लड़ने के लिए यहाँ लोगों के बीच आ रहे हैं और अपनी जो विकास की बातें कर रहे हैं उन लोगों से जानेंगे कि आखिर उनका जो विकास हुआ है, उनके गांव का विकास हुआ है, कितना विकास उन्होंने कराया और आने वाले समय में जो बातें कर रहे हैं, वो जो दावे कर रहे हैं, क्या उनकी जो बातों का जो भरोसा दोबारा से यहाँ की जनता कर पाएगी। जानेंगे इनसे, यहाँ जो गांव के लोग हैं उन्हीं से बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, जो आपका यहाँ का जो गाँव है, यहाँ के जो सरपंच हैं, उनकी बात करेंगे, कितना विकास उन्होंने कराया है और अब जो दोबारा से आपकी क्या राय है कि उन्हें दोबारा से वोट मिलनी चाहिए? नहीं जी, इसके लिए तो किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। विकास का ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड हुआ है विकास के नाम पे। जो गलियां बनी हुई है पिछले सरपंच की बनी हुई है, इस सरपंच ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं गांव में सड़कें बनी हुई हैं, कई सारे ऐसे विकास के कार्य हैं जो हो चुके हैं और साथ ही साथ अगर बात करूं कि जो आप शौचालय की बात यहां पर सामने आई है, शौचालय हैं जो बनाए गए हैं वो उनका काम अभी तक रुका हुआ है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? शौचालय तो उन्होंने कही थी कि भाई 8-10 शौचालय बन चुके हैं, जबकि एक ही बना हुआ है और वो भी बहुत गंदा पड़ा रहता है। आज तक कोई सफाई व्यवस्था नहीं है उसके अंदर। तो आपका मानना है कि ये जो चुनाव होने हैं ये आप उन्हें दोबारा से सरपंच देखना नहीं चाहते? नहीं जी, हम चाहते हैं कि कोई दूसरा नया चेहरा आए जो विकास की गति को आगे लेके जाए। और भी यहाँ पर मौजूद हैं लोग, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है, उनका नज़रिया क्या है जो पुराने सरपंच हैं उनको लेकर। जी, जो सरपंच हैं उनकी जो कितना विकास उन्होंने कराया है और आने वाले समय में क्या कहना चाहिए? देखो, विकास तो हुए हैं लेकिन विकास के नाम पे ठगी बहुत हुई है, यानी कि पैसा खूब बनाया है पर सरपंचों ने। जो बाथरूम में कागजों में दिखाया है कि 10-10 लाख रुपए बाथरूम में लगा है, आज की डेट में वो बाथरूम 10,000 में बन के तैयार हो जाएगा। बाथरूम में कोई साफ़ सफाई नहीं है, 10 साल से पहले से ही बना हुआ है वही बाथरूम। तो ये सब लूट मचाने के लिए है। अब कोई नया चेहरा आएगा तो वही इन बातों को उजागर करेगा। तो लोगों को कहना है कि विकास हुआ है लेकिन पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। लोग हैं जो संतुष्ट नहीं है, वो चाहते हैं और इससे ज़्यादा विकास हो और कोई नया चेहरा इनके साथ जुड़े और इनके लिए काम करे। तो जो लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं ताकि जो विकास की जो गति है वो एक्स्ट्रा ज़्यादा मिल सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके। तो जो चुनाव है वो होने बाकी हैं, जनता की जो राय है वो निकल कर बाद में आएगी। लोग वोट करेंगे और नया चेहरा देखने के लिए लोग जो है उसके लिए वोट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विकास मिल सके। जी, तो गाँव का माहौल पूरी तरह से चुनाव में हो चुका है। यहाँ पर जो पंचायतें लगती हैं, जो लोगों की बैठकें होती हैं, उसमें पूरी तरह से चुनाव की जो बातें हैं वो यहाँ पर होती नज़र आ रही हैं। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर गांव में जो चुनाव का माहौल है कितना पूरी तरह से गरमाया हुआ है और किसकी ज़्यादा यहाँ पर जो बातचीत है वो यहाँ पर हो रही है। हमारे यहाँ साथ मौजूद हैं कई बुजुर्ग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो चुनाव है, चुनाव की सरगर्मियाँ हैं वो यहाँ पर कितनी गर्म हो चुकी है। जी बताएं, तो चुनाव होने हैं यहाँ पर, पहले कौन सरपंच था और अब जो पहले तो तेजराम सरपंच था, उससे पहले अब रचना है। उन्होंने कितना विकास यहाँ पर कराया लोगों को? विकास करवाया, अब 5 साल में कुछ नहीं हुआ बस। तो क्या क्या कमियाँ रह गई हैं यहाँ पर? कमी तो घनी रह रही है। पानी नाली काट रहो, सड़क भी गांव में बनी नहीं। इनका साफ कहना है कि जो सड़कें हैं वो कच्चियाँ हैं, जो नालियाँ हैं वो अभी पूरी तरह से बन नहीं पाई हैं और जो शौचालय बनाए गए हैं वो यहाँ पर नहीं बन पाए हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। तो जो आप बता रहे हैं कि जो पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, क्या कमियाँ रह गई? सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ सफाई की ज़्यादा समस्या है, सबसे ज़्यादा सफाई नहीं हो पा रही है। ना पानी की निकासी है जी। और कौन से ऐसे मुद्दे? आप मुद्दे देखो, जब गांव में कोई ऐसा शौचालय नहीं है, और कम से कम 46 दिखाए हैं हमारे गांव में जो बात। और राशन भी ना बटा, कुछ नहीं बटता।
तो साफ तौर पर इन्होंने आरोप लगाए हैं कि विकास है जो वो काफ़ी हद तक नहीं हो पाया है। सड़कें हैं टूटी हुई हैं, नालियां जो हैं उनका पानी नहीं निकल पाता है, सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं जो पुराने सरपंच थे उनसे इनका मोह है जो वो भंग हो चुका है, नया परिवर्तन देखना चाहते हैं। कैमरामैन राकेश के साथ संदीप गोयल, BM खबर। हाँ जी, ये मंदिर जो बनाया है बस्ती ने बनाया है, यह ना कि कोई सरपंच ने बनाया। सरपंच ने बनाया तो वहाँ यहाँ के जवाब दे। मतलब सरपंच के जो लोग हैं उनको क्या, वो सरपंच का जो सरपंच के आदमी हैं वो कहते हैं कि रचना ने बनाया है मतलब ये। और बस्ती के मंदिर पे आके दरवाजे पे आके तो ये बतावे कि हाँ मैंने ये पैसा लगाया, बस्ती ने बनाया, हम कह रहे हैं इस बात को। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया उसके बाद ये, हाँ जी, सब लोग हिंगे जिनने आदमी पैसा इकट्ठे करें वे आदमी हिंगे मौके पे वो बतावे आके, बस्ती के बीच आके मंदिर के सामने आके वे बतावे। मतलब तो विकास जो विकास की बातें वे विकास की बातें तो विकास है तो हमारे यू खागी सगड़े जो विकास थे ना हमारा काम के खत्म कर दिया। मतलब क्यों कर दिया कि जब पंचायत की जो जमीन है हमारे गांव की वो 10-5 किला का अख्तियार होता है सरपंच को रखने के लिए अपने विकास के लिए। जब विकास यहाँ करे क्या क्या अभी क्या बनेगा जब हमारी जमीन ही नहीं बची तो मतलब हम विकास को क्या करें। मतलब हम यहाँ का ये मुंडे क्या करेंगे ये विकास का। मतलब अगर हमारा 10-5 किला होते तो हम विकास के बालक करते, पढ़ते, खेलते, कूदते, पार्क बनती या अपने बाट का बनती चारों को होने इन पे। अब क्या दिखा हमें, हम मतलब मजबूर बैठे हम तो मतलब कहते हैं सरपंच ने कतई मजबूर कर दी है। मतलब कहते ठीक है, हर विकास के ऊपर गुमराह कर रही है। हर बात तो हमारा काम नथिंग कर दिया। नहीं हमारा काम चंडीगढ़ होता, आज हमारा काम नथिंग कर नरक में घेर दिया हमारा बस्ती। मतलब इसने। फिर मिलते हैं बहुत सी नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए JB शर्मा का आप सबको नमस्कार।